नेहा इतना टाइम क्यों लगा रही है बोलने में? सर हैं? ये माइक्रोफोन सर ऑफ था, सर अब ऑन किया मैंने। जी सर, आ रही है। हाँ चलो ठीक है, ऑफ ऑन करना सीखो जल्दी जल्दी। ठीक है। अभी अभी लंबे दौर तक ऐसे ही पढ़ना पढ़ाना पड़ेगा हम लोगों को। ठीक है। रोहित। जी सर, नमस्कार रोहित, सर। सर तू नमस्ते। तू बड़ी तू बड़ी आज बड़ी गर्मी से बोल रहा है, क्या बात है? नहीं सर। हाँ भाई। और क्या? बाकी दिन दिन तो ऐसे गायब हो लेता है क्लास से। नहीं आज तो सर, बड़े तगड़े कपड़े पड़े। हाँ भाई, बड़े सर तगड़े कपड़े पहन के बैठा है। सर रोज आता हूँ क्लास में तो मैं। आने क्लास में आने की बात नहीं है ऐसी। जी क्लास में पूरी तरह से मुस्तैदी से शामिल होना है। हाँ भाई। सर, मुझसे ही सोचता हूँ कॉपी पेन लेके। अजी। अच्छा। अच्छा। चलो ठीक है। और कौन कौन है अपनी क्लास में? कोई नवागंतुक है क्या? नया आया हुआ कोई है क्या अपनी क्लास में? भी 14 लोग हैं अभी। तो रोहित कुमार है, नेहा नेवल, अजय कुमार, अनीता वर्मा, अनुराधा, गौरव। ये गौरव साहब कौन है भाई? पहली बार ये दिख रहे हैं ये। अरे सर गौरव, एम ए तू तो एम एमए की। एम ए हाँ। थर्ड का सर स्टूडेंट। सर मैं कल तू भी था तू क्लास में ना। अगर तू इतनी जल्दी पीएचडी वाली चीजें सीख लेगा। नमस्ते सर। सर मैं है गौरव? जी सर। इतनी जल्दी अगर तू पीएचडी यस वाली सर। चीजें सीख सीख लेगा, फिर तो तू किसी काम का नहीं बचेगा। है भाई। नो सर। सर दरअसल हमारी रिसर्च मैथोलॉजी की क्लास नहीं हुई थी ना, तो इसलिए थोड़ा सा। जी सर। अच्छा चलो ठीक है ठीक है। सर हमारी रिसर्च मणिप्रभा में। है। हाँ हाँ ठीक है, समझ गया बेटा, समझ गया समझ गया। प्रमोद पांडे, राजकिशोर, राजीव कुमार, सुची तोमर, सुरेश गुप्ता। अच्छा जी। चलो अपना टाइम पूरा हो गया, हम क्लास शुरू करते हैं अपना। भानु। हाँ जी सर। भानु ऐसा है कि 5 मिनट अभी और देख लेना। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। 9:35 के बाद किसी को मत आने देना फिर। हाँ जी सर। ठीक है। ये हाँ जो जी सर। ये जो अभी अपने बीच में है, अगर ये जैसे अभी ये अनीता वर्मा लेफ्ट हो रही है, तो इसके यहाँ थोड़ा सा दिक्कत है सिग्नल की। तो हाँ जी इन सर। लोगों को थोड़ा सा आने जाने देना इनको। हाँ लेकिन जी सर। अगर किसी का वीडियो बहुत देर तक ऑफ रहे और कोई आता जाता रहे, तो उसको बेधड़क बाहर कर देना और आने मत देना नए लोगों को। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ क्योंकि जी सर। क्लास क्लास का जो डिसिप्लिन है, वो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, वो तो बना ही रहना चाहिए। ठीक है। हाँ जी सर। हाँ जी सर। गौरव। गौरव। अरे यस सर। यस सर। गौरव, तू कल क्लास में था क्या? हाँ यस गौरव, सर। तुम कल क्लास में थे क्या? यस सर क्लास में था कल। अच्छा। जी सर। कल कल मैंने क्या पढ़ाया था, बताओ जरा। कल सर आपने सर रिसर्च के प्रकार बताए थे। कौन सा? वो टाइप्स ऑफ वही रिसर्च। प्रकार। अच्छा, उसी को जरा बता दो जल्दी से। सर जैसे कि सर एक तो सोशल रिसर्च बताया था आपने सर। अच्छा। और हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलते रहो बेटा, बोलते रहो, आवाज आ रही है और आपकी। सर सर दो हाँ। दो प्रकार और थे सर। अच्छा, 2 प्रकार और थे। जी सर। अच्छा, तो ऐसा है ना कि जब सर क्लास दरअसल में मैंने रहना नोट। है तो। जी सर। हाँ, मैं कह रहा हूँ क्लास में रहना है तो क्लास में पूरी गंभीरता से रहना है। और अगली क्लास शुरू करने के पहले यस पहले सर। पिछली क्लास का हवाला जरूर आना चाहिए। ठीक है। तो जी इसलिए सर। अभी सभी अब यस सभी सर। अपना यस सर। अब अब सभी अपना ऑडियो बंद कर लेंगे। ठीक है। सभी अपना आपको म्यूट कर लेंगे। अभी कौन अभी चल रहा है जो अभी अनम्यूटेड सर है अभी? सर हाँ। आपका वीडियो नहीं चल रहा है सर अभी। अरे अच्छा, वीडियो नहीं चल रहा है। अब बताओ, अब चला? हाँ जी सर। भानु जी, अब मेरा वीडियो चल गया वीडियो? सर नहीं सर, सर नहीं अभी नहीं चला सर।
ये तो कह रही है चल गया, नेहा कह रही है चल गया। सर आप हमें दिखाई दे रहे हो सर, विजिबल हो आप। अच्छा, ये मुझे भानु दिखाई ने, दे रहे हो। आ गया सर, आ गया सर वीडियो। लगता है भानु ने कोई और बटन दबा। दिख हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है। भानु जी, भानु जी सर, जी सर। लगता है तुमसे कोई गलत बटन दब गई है। हाँ जी सर। बटन ठीक कर लो अपना। सर, चलो ठीक। हाँ जी सर। बल्कि ठीक है, भानु जी नहीं दिख तो रहे सर। अभी हाँ जी, सर भानु सर विजिबल नहीं है सर, उनको चलो भानु को देखने की जरूरत नहीं है, देखने का काम खाली मुझे है आप लोगों का, ठीक है। तो और भानु तो केवल हम सबकी सहायता में है, सहयोग में है। तो अभी अभी बाकी सभी अपने आप को म्यूट कर लेंगे अभी, जिससे कि मेरी आवाज साफ सुनाई दे आप लोगों को। कल की मैं दो बातें आपको बता के आज की बात पे मैं आता हूं। मैं कल हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ रिसर्च, और मैंने कहा था कि टाइप्स ऑफ रिसर्च इसलिए हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हमको यही नहीं पता होगा कि हमारा जो अपना रिसर्च है वो किस श्रेणी का है, किस प्रकार का है, किस कैटेगरी का है, तो हम अपने रिसर्च के प्रति जो क्लैरिटी होना चाहिए, जो हमारी समझ है, जो हमारी स्पष्टता, जो हमको एकदम अपना विजन कि हमको किस रास्ते पहुंचना है अपने शोध के अंतिम परिणाम पर, तो वो हमको क्लियर नहीं होता है। लेकिन मैंने कहा था कि जो प्रकार होते हैं, प्रकार की भी संकल्पना जो है ये वास्तव में कुछ बुनियादों पर आधारित संकल्पना है, और इसलिए प्रकार के बारे में जानकारी करने के लिए हमको आधार चाहिए कि हम किस आधार पर शोध के प्रकारों का हम विचार करना चाहते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो एप्लीकेशन है, जो शोध का जो उपयोग होता है, उसका उसका जो लोग उसको यूज करते हैं, जिसको एप्लीकेशन बोलते हैं, उसके हिसाब से मैंने कहा था कि शोध के दो प्रकार हैं। एक है प्योर रिसर्च, विशुद्ध शोध जिसको बोलते हैं, जो प्रायः किसी विषय के सैद्धांतिक ज्ञान में अभिवृद्धि के लिए होता है, वो सिद्धांत के निर्माण में सहायक होता है, पुराने सिद्धांतों में कुछ जोड़ घटा करता है, और इस प्रकार से ज्ञान की परंपरा को के सैद्धांतिक पक्ष को वो आगे बढ़ाता है। और हम सब जानते हैं कि इस प्रकार का जो शोध है वो नेचुरल साइंसेस, फिजिकल साइंसेस, जिसको हम बोलते हैं विशुद्ध विज्ञान, और सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, दोनों में इस प्रकार का शोध होता है। और इस प्रकार का शोध अगर नहीं होगा तो ज्ञान का निर्माण समाप्त हो जाएगा, बंद हो जाएगा, और हम पूरा ये जो ब्रह्मांड है ये जड़वत हो जाएगा। ये पहला बात था। दूसरा मैंने कहा था कि एप्लीकेशन के आधार पर दूसरा जो शोध का प्रकार है उसको हम बोलते हैं अप्लाइड रिसर्च, अनुप्रयुक्त शोध। अनुप्रयुक्त मतलब क्या होता है? जिसको हम अपने जीवन में, मानव जीवन में, जीवन को और सहज और सरल और सुलभ और ज्यादा उपयोगी बनाने के लिए उसका हम प्रयोग करते हैं। तो मैंने कहा था कि इस प्रकार का जो अप्लाइड नॉलेज होता है वो जो विशुद्ध साइंसेस हैं, विशुद्ध विज्ञानों में, तो उसका प्रयोग होता है नई नई तकनीकों के विकास में। मेडिकल साइंस का हम लोग देख रहे हैं कि कोविड-19 हम सबके समक्ष चुनौती के रूप में आया। अब पहली बात तो अभी आप लोगों ने एक चीज पक्का नोट किया होगा कि एक हमारे मित्र ने ये बात कहा था मुझे कि आरंभ में जो कोविड था इससे भय बहुत था, डर बहुत था इससे, और केसेस कम आ रहे थे। जो केसेस थे वो कम आते, लेकिन डर बहुत था, लगता हुआ नहीं हुआ और मरे। अब उल्टा हो गया है, अब कोरोना का डर एकदम समाप्त हो गया है, हर व्यक्ति बेधड़क घूम रहा है, और इसी बेधड़क घूमने के कारण से केसेस जो है, जो मामले जो कभी केवल दहाई में हुआ करते थे, बाद में सैकड़े में हुए, और अब वो 60, 70, 65 हजार के दरमियान में आ गए हैं। तो इस प्रकार से जो कोरोना के बारे में वैक्सीन या जो इलाज का संयोग बन रहा है उसके पीछे क्या है? उसके पीछे जो वायरोलॉजी जिसको बोलते हैं,
जो वायरस का जो कीटाणु विज्ञान है उसमें थोड़ा सा ये अभिवृद्धि की गई कि जो कोरोना का जो वायरस है, कोविड है, इसमें किस प्रकार के लक्षण हैं जो पिछले वायरसों से अलग हैं। और जैसे उन लक्षणों का खोज हो पाया, उनके बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ, तुरंत इसके द्वारा पैदा की जाने वाली समस्याओं का निदान वैक्सीन के रूप में प्राप्त किया जाने लगा। लगा कि भाई ये कोरोना का सबसे घातक असर जो है, प्रभाव, वो व्यक्ति की श्वसन क्रिया पर पड़ता है। इसलिए हमने हमने क्या किया, भारत में लोगों ने क्या किया कि उनको जहां खांसी जुकाम गला खराब हुआ, उन्होंने गर्म पानी पीना शुरू कर दिया, काढ़ा पीना शुरू कर दिया, गला ठीक हो गया, कोरोना गायब हो गया। बुखार हो गया, उन्होंने पैरासीटामोल खा लिया, बुखार गायब हो गया, सिम्टम्स गायब हो गए, लगता कोरोना हमको है ही नहीं। इसी प्रकार से जो सामाजिक विज्ञान है, पॉलिटिकल साइंस है, इसमें मैंने आपसे कहा था कि चुनाव लड़ने के तरीके, मतदाताओं को के तक अपनी बात पहुंचाने का क्रम होता है, चुनावों को मैनेज करने का तरीका। हम सब जानते हैं कि धन बल बाहुबल का बहुत प्रयोग होता है। इसके लिए एक सी विजिल ऐप बनाया चुनाव आयोग ने कि भाई जिसको कोई शिकायत हो वो अपना शिकायत पे इस पे दर्ज कराए, सी विजिल ऐप पे हम तुरंत उसके शिकायत का हम निवारण करेंगे। तो इस प्रकार से जो तकनीकें आ रही हैं, जो ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसका जो एप्लीकेशन है, उसका अनुप्रयोग किया जा रहा है, उससे व्यक्ति के जीवन में बहुत सरलता, सहजता आ रही है। परंतु मैंने कहा था कि ये जो अपना अप्लाइड रिसर्च है, अनुप्रयुक्त शोध है, इसके 3 प्रकार हैं जिससे कि हमको और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए और ज्यादा हमको स्पष्टता हो जाए। और मैंने कहा था कि पहला है जो जिसको हम बोलते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च, मूल्यांकन परक शोध, जिसमें हम किसी प्रकार की नीति का, कार्यक्रम का, योजना का के क्रियान्वयन के पश्चात उससे जो हमारा, जिसको हम बोलते हैं आउटले और आउटकम, हमने क्या उसके लिए सोच के पैसा खर्च किया, हमारे उद्देश्य क्या थे और हमें उससे क्या प्राप्त हुआ, इसका हम आकलन करते हैं इवैल्यूएशन रिसर्च में। दूसरा मैंने कहा कि एक्शन रिसर्च होता है, जो किसी एक निश्चित व्यक्ति के समूह के भूभाग पे समस्या के लेके समाज में किसी वृत्ति को लेकर शोध किया जाता है। और इस शोध के मूल में ये भी बात रहती है कि कैसे हम शोध की प्राप्तियों का प्रयोग करके, उससे प्राप्त ज्ञान का हम उपयोग करके जिन समस्याओं के अध्ययन के लिए हम लगे थे, उन समस्याओं के निवारण का भी हम प्रयत्न करें। तो जितने भी पर्यावरणीय शोध होते हैं, जितने भी आपदा प्रबंधन के शोध होते हैं, जितने भी लोगों के जीवन के जो व्यवहारिक पक्षों के शोध होते हैं, इन सब का आशय वास्तव में एक्शन रिसर्च का ही, क्रियात्मक शोध का ही रहता है। और तीसरा मैंने कहा था कि ये सोशल इम्पैक्ट रिसर्च है, सामाजिक प्रभाव का शोध होता है, जिसमें हम ये देखते हैं कि हम जो शोध कर रहे हैं वो किसी समाज के बड़े तबके के ऊपर है, या सर्व समाज के ऊपर है, या किसी विशिष्ट समूह के ऊपर है, किसी राज्य के ऊपर है, किसी परंपरा के ऊपर है, किसी प्रकार का जो हमारा जो बिलीफ्स हैं, हमारे जो विश्वास हैं, उनके ऊपर है। तो उनको हम शोध के माध्यम से चाहते हैं कि एक सकारात्मक प्रभाव पड़े, जिससे कि समाज में जो पूर्व में पहले जिनको हमने मान्य परंपराएं, मान्य प्रवृत्तियां, मान्य हमने व्यवस्थाएं माना था, परंतु आज के दिन में उनको हम अमान्य करते हैं। जैसे मैंने कल आपको दृष्टांत दिया था कि झूम कल्टीवेशन, झूम के खेती है, पहले ये मान्य व्यवस्था थी और जो लोग पहाड़ों में रहते थे उनके लिए ये जीवन यापन का बहुत सहज साधन था। परंतु पिछले कुछ वर्षों में ये माना गया कि ये व्यवस्था न केवल उन लोगों के लिए हानिकारक है, बल्कि ये पर्यावरण की दृष्टि से पूरे जलवायु के लिए भी घातक है। और इसलिए ये कहा गया कि इस व्यवस्था को बदला जाए और झूम खेती के स्थान पर हम स्थायी खेती की बात करें। अपने पास बहुत सारे खेती के साधन आ गए हैं, उन साधनों का प्रयोग करके हम एक ही स्थान की मिट्टी को, एक ही स्थान की भूमि को हम बार बार उसको हम उर्वर बना के और उसमें अपनी फसल को उपजा सके। तो ये तो हमारी बातें कल की थी, जो मुझे लगता है कि आप लोगों को
इतना निश्चित रूप से दृष्टि प्राप्त हुई होगी कि अपने जो शोध का आपने निर्धारण किया है, आपने सोचा है, वो शोध इनमें से किन श्रेणियों में आता है। ये आप जरूर निश्चित रूप से आपको थोड़ा सा इसके बारे में निर्णय लेने में सहजता, सरलता मिली होगी। इसी बात को हम आज आगे बढ़ाते हैं। कल अगर हमारा शोध के प्रकार जानने का आधार एप्लीकेशन था, अनुप्रयोग था, तो आज शोध का हमारा जो आधार है प्रकार के जानने का, वो उद्देश्य है कि शोध किस उद्देश्य से किया जा रहा है। एक तो मैंने आप लोगों को बहुत मोटा उद्देश्य बहुत पहले ही आरंभ में, जब हम शोध की परिभाषाओं के बारे में बात कर रहे थे, तो तभी मैंने कहा था कि ज्ञान जो अपने पास उपलब्ध ज्ञान है, उसमें कुछ जोड़ने घटाने के क्रम को, कुछ नया या कुछ सत्यापित या खंडित करने के क्रम को हम शोध कहते हैं। तो उद्देश्य तो हमारा था ही, ज्ञान में हमारी अभिवृद्धि करनी थी। वो अभिवृद्धि चाहे किसी पूर्व ज्ञान को स्थापित करने का हो, पुनः उसको स्टैब्लिश करने का हो, या उसको हमको डिस्कार्ड करना, खंडन करने का हो। परंतु इस बात को अगर हम और ज्यादा बारीकी से देखते हैं कि शोध का हमारा उद्देश्य क्या होता है, तो हमको 4 प्रकार के और शोध का ज्ञान होता है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये आप सबको लिख लेना चाहिए। आपको ये भी लिखना चाहिए कि इस प्रकार के ज्ञान का जो आधार है वो क्या है। तो मैंने बताया, आधार है उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव्स, काइंड्स ऑफ रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। उद्देश्य के आधार पर शोध के प्रकार। ये 4 प्रकार कौन कौन से हैं, ये मैं अभी आपको लिखा रहा हूं और क्लास के अंत में आपसे मैं इसको पूछूंगा भी। तो इसलिए थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने इसको किया था आगाह रोहित को कि क्लास में चौकन्ना होकर हमको रहना चाहिए, तो ऐसा आप लोगों को रहना है। तो ये 4 प्रकार कौन से हैं। पहला आपको लिखना है डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव, DESCRIPTIVE, डिस्क्रिप्टिव। हिंदी में बोलते हैं वर्णनात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। वर्णनात्मक हम शब्द हमने सुना है वर्णन, उसी वर्णन से बनता है वर्णनात्मक। तो वर्णनात्मक शोध अपना जो है ये पहला प्रकार है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यानी वर्णनात्मक शोध। दूसरा है एक्सप्लोरेटरी। एक्सप्लोर करना शब्द है अंग्रेजी का, एक्सप्लोर करना, EXPLORE, एक्सप्लोर, उससे बनता है एक्सप्लोरेटरी, EXPLORATORY, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी, एक्सप्लोर का मुझे एग्जैक्टली हिंदी के शब्द मुझे नहीं पता, एग्जैक्टली हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, एक्सप्लोर को, लेकिन इसका जो एक स्थूल इसका एक जो मोटा जो अर्थ है, उसको हम मान सकते हैं किसी चीज को खोजना। सर अन्वेषणात्मक। हाँ, अन्वेषण भी तो रिसर्च टाइप का होता है। चलो लिख लो, कोई बात नहीं, आप लोग लिख लीजिए। लेकिन मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अंग्रेजी के शब्दों का जो प्रामाणिक साहित्यिक स्वीकृत शब्द है रिसर्च मेथोडोलॉजी में, उसको लिखने के लिए आपके पास कोई हिंदी की पुस्तक होनी चाहिए, हिंदी माध्यम में, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी की बातें हिंदी माध्यम में लिखी हो। तो आपको इसका जो प्रामाणिक शब्द, अगर आपने अपने उत्तर में या किसी भाषण में या किसी लेखन में लिख दिया कि खोज परक या खोजात्मक, तो हो सकता है कि जो विद्वत वर्ग है आपकी बात को स्वीकार ना करे। लेकिन अंग्रेजी का प्रामाणिक शब्द है, इसको बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी। तो इन्होंने कहा, प्रमोद जी ने मुझे लगता है कहा कि अन्वेषणात्मक शोध, ये हमारा दूसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार है हमारा एक्सप्लेनेटरी। एक्सप्लेन करना, आप सबने सुना है एक्सप्लेन करना होता है, उससे बनता है एक्सप्लेनेटरी, EXPLANATORY, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेन करना को हम बोलते हैं स्पष्ट करना। तो इसको स्पष्ट क्या बोल सकते हैं इसको हिंदी में, फिर मुझे समस्या रही है। आप लोग बताओ, कोई हिंदी में कोई शब्द क्या हो सकता है इसके लिए। सर व्याख्यात्मक। व्याख्यात्मक, हाँ व्याख्यात्मक, सही बात, व्याख्यात्मक। लगता है व्याख्यात्मक।
हाँ जी, बोलने के बाद हम लोग अपना अपना अपने आप को म्यूट कर लें। लेकिन अच्छा है, लगता है कि राजकिशोर जी किताब लेकर बैठे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत राजकिशोर जी ऐसा करना चाहिए, इससे बहुत सहायता मुझे मिलती है। तो व्याख्यात्मक रिसर्च है। हालांकि व्याख्या शब्द का जो समझ मेरी है और जिस प्रकार का जो इसको हम प्रयोग करते हैं साहित्य में, थोड़ा उसमें अंतर है। लेकिन वो अंतर कोई बात नहीं, बहुत ऐसा भारी अंतर नहीं है कि हम सब इसका शब्द कोई और शब्द खोजे। तो ठीक है, ये अंतिम हो गया, ये तीसरा हमारा हो गया व्याख्यात्मक, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और चौथा हमारा इस श्रेणी का जो रिसर्च है उसको बोलते हैं कोरिलेशनल। कोरिलेशनल, CO को हो गया, हम सब शब्द सुना हमने, रिलेशन, उससे बन उससे बनता है रिलेशनल। को रिलेशनल, CORELATIONAL, को रिलेशनल। इसको मैं इसकी हिंदी का कोशिश करता हूं अनुवाद करने का। अंतर संबंधात्मक या अंतः संबंधात्मक, ऐसा इसका अगर आप कुछ समझे तो हो सकता है इसका। अंतर या अंतः संबंधात्मक शोध। ठीक है जी, ये चारों सबने लिख लिया मुझे लगता है। ठीक है, इन ये जो मैं आप सबको विषय पढ़ा रहा हूं, इसका जो मूल ग्रंथ है जहां से आप लोग बाद में और इसको पढ़ सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन और इसका ज्यादा आपको मिल जाएगा, वो दो किताबें हैं। मैंने आपको पहली क्लास में मैंने आपको बताया हुआ है। पहली किताब तो रंजीत कुमार की है, रिसर्च मेथोडोलॉजी, जिसमें इसके बारे में लिखा हुआ है। और एक किताब है लॉरेंस न्यूमैन W. लॉरेंस न्यूमैन। इन दोनों किताबों में, इन दोनों किताबों को मैं यदा कदा देख लेता हूं आपको पढ़ाने के लिए। तो और इसको ज्यादा विस्तार से आप पढ़ने के लिए इन किताबों को पढ़ सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको किताबें मैंने बताई थी, जैसे मैंने किताब को बताई थी, एक राम आहूजा की, एक किताब है कोठारी की, एक किताब आप लोग भी मुझे एक बार दिखाते, किसी किताब किसी यादव जी की है, ओरिएंट ब्लैक्सन ने छापा है। तो आप लोग इन किताबों में देख सकते हैं। लेकिन मैंने बताया कि मेरा जो मूल ग्रंथ है जिनसे मैं कंसल्ट करता हूं, वो ये दो पुस्तकें हैं, रंजीत कुमार की और W. लॉरेंस न्यूमैन की। तो अब इन चारों के बारे में थोड़ा सा हम विस्तार से वर्णन करेंगे, थोड़ा विस्तार से इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे हम। तो अभी मैं एक बार आप सबको निवेदन करता हूं कि जिसको बोलना हो वो अपने आप को अनम्यूट करेगा। ये चारों शब्द हम सबके लिए सुने हुए शब्द हैं। और मैंने आपसे कहा था कि केवल अगर थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, नया शब्द है, तो वो केवल कोरिलेशनल है। बाकी डिस्क्राइब करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना, ये तीनों शब्दों का प्रयोग करके आपके लिए प्रश्न MA के दिनों में, MPhil के दिनों में, BA के दिनों में इस प्रकार के प्रश्न आए होंगे। तो आप सबकी दृष्टि में इन शब्दों का या इस प्रकार की जो पद्धति है, इसका मर्म, इसका इसेंस क्या होता है? तो आप में से कोई अपने आप को अनम्यूट करके बताए जी। सर मैं सुरेश गुप्ता। हाँ जी सुरेश जी। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोले बोले सुरेश जी। जी वर्णनात्मक में तो ये है, किसी भी वस्तु का हम उसका डिटेल बताते हैं, वर्णन करते हैं। अच्छा। तो एक्सप्लेनेटरी में जो चीजें ज्ञात नहीं है, अज्ञात है, उसकी हम खोज करते हैं एक्सप्लेनेटरी, अन्वेषणात्मक। हाँ। और व्याख्या में किसी, जैसे कोई सिद्धांत है या कोई क्या कहते हैं, थ्योरी है, सिद्धांत है, उसकी हम अपनी शोध में उसकी विभिन्न पक्षों में व्याख्या करते हैं। अच्छा, पहली बात तो हम में से एक व्यक्ति को एक ही जो है संकल्पना उसको बताना है। लेकिन संकल्पना हमको बताना है पूर्णता से। जैसे सुरेश जी ने कहा कि जो प्रविधि वर्णनात्मक है, डिस्क्रिप्टिव है, उसमें किसी चीज का वर्णन करना, इतना कहना पर्याप्त नहीं है इसको बताने के लिए।
इतना कहने से किसी विद्यार्थी को बात समझ आएगी भी नहीं। इसके बारे में थोड़ा सा और विस्तार करना है। नंबर एक बात, जैसे मैंने कल आपको कल थोड़ा सा अपनी गिरफ्त में राजीव जी आ गए थे, मैंने कहा 5 वाक्य बताओ, तो राजीव जी थोड़ा सा कल अटेंटिव नहीं थे, इसलिए वो थोड़ा सा घबरा गए थे। हालांकि वो बहुत जहीन व्यक्ति हैं, बड़े गंभीर व्यक्ति हैं वो, लेकिन तब भी। तो इस प्रकार से हम जब भी किसी चीज के बारे में विचार करें, मैं हमेशा आप सबसे भी और अपनी क्लास में ये बात जरूर पूछता हूँ कि हम सबकी श्रेणी, हम सबका जो स्तर है, लेवल है, वो अब सामान्य लोगों के स्तर से ऊपर हो गया है, बड़ा हो गया थोड़ा सा। ऐसा नहीं कि हम लोग आसमान में उड़ रहे हैं, लेकिन सामान्य जो जन सड़क पे घूम रहे हैं, उनसे हम लोग पीएचडी करके, एमफिल करके, हल्का सा उनसे हमारे ज्ञान के स्तर में वृद्धि ज्यादा हो गई है। और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी शब्द हम सब सुने, जैसे हम सब आजकल कोविड सुन रहे हैं, तो मैं अभी अपने पास समय नहीं तो मैं आप सबसे पूछता कि कोविड का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। क्या कोविड खाली ये कोई जैसे किसी के नाम पुरोहित, किसी के नाम अनुराधा, किसी के नाम मोनिका, ये क्या ऐसा नाम है क्या कोविड पड़ गया है? या कोविड एक कुछ संकल्पना को व्यक्त करने का एक एक्रोनिम है, एक ये सार संक्षेप है ये। तो हमको थोड़ा जानकारी करना चाहिए कि कोविड क्या है, कोरोना क्या है, इसका जो होने का मैकेनिज्म क्या है। अगर मान लीजिए कि हम मैकेनिज्म तक ना भी जाएं कि कैसे होता है, तो कम से कम इस शब्द क्या है, इस शब्द का भावार्थ क्या है, इसका विस्तार क्या है, ये तो हम लोगों को पता होना ही चाहिए। अगर ऐसा पता नहीं होगा, इसका मतलब कि हम अपने परिवेश, अपने आसपास की चीजें और अपने जीवन की जो नवीन घटनाएं, प्रक्रियाएं हैं, उसके प्रति हम सब संवेदनशील नहीं हैं। ठीक है जी सुरेश जी, इसलिए थोड़ा सा विस्तार से बताने का हमको पहली बात होना चाहिए समझ हमारी। दूसरी बात कि एक किसी भी शब्द का, जैसे मैंने कहा कि डिस्क्राइब, ये ऐसा शब्द है जो बहुत प्रकार से प्रयोग हो सकता है, बहुत प्रकार से। लेकिन ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के, एक रिसर्च के प्रकार के नाते जब हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं, तो आपको कोई निश्चित दृष्टांत देना चाहिए शोध के किसी विषय का, कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस विषय पर शोध करना चाहता है और ऐसा शोध करता है, तो उसके लिए डिस्क्रिप्टिव मेथड जो है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का प्रकार, ये सबसे सटीक रह सकता है। तो ये दोनों बातें आप सबको ध्यान, अब फिर से जो जो बोलेंगे वो इस प्रकार से बोलेंगे। पहली बात तो उस मेथड या उस शोध के प्रकार का जो वर्णन करने में, उसको समझाने के लिए कम से कम 3, 4, 5 वाक्यों में उसको समझाएंगे और फिर एक सटीक दृष्टांत देना है। अब जो मैदान में आना चाहे आए। सर मैं बोलना चाहूंगी सर पहले जी कौन है? वाला सर जो सर जो ये है ना अन्वेषणात्मक, नाम क्या है? नाम पहले बताओ अपना। नेहा नेहा रानी। हाँ नेहा नेहा, हाँ हाँ। जो अन्वेषणात्मक है सर, वो क्या होता है कि जब हम किसी सामाजिक समस्या के पीछे छिपे कारणों को ढूंढना चाहते हैं, और जिसके आधार पर हम समस्या का सैद्धांतिक और व्यवहारिक मतलब उसके बारे में ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, सैद्धांतिक और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। और सर इस जो ये हमारा जो शोध है उद्देश्य के आधार पर, इसके आधार पर सर हम कल्पना भी कर सकते हैं सर, प्रकल्पना जिसे आप बोलते हैं। अच्छा, अब कोई दृष्टांत दीजिए, कोई आप एक शोध का टॉपिक बताइए कि इस टॉपिक पे अगर कोई शोध करे तो उसके लिए ये शोध का प्रकार सबसे उपयुक्त रहेगा। सिंपल से एग्जांपल है, तो जैसे हम गरीबी को देखते हैं सर, गरीबी है भारत में, तो सर हम देखेंगे कि गरीबी के पीछे जो कारण है वो कौन कौन से हैं, ये हो सकता है। अच्छा, तो गरीबी के पीछे कारण नहीं पता क्या हम लोगों को? सर पता है गरीबी के पीछे कारण क्या है? सर तो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई बताइए, और कोई बताइए। सर अंत संबंधात्मक शोध, कोरिलेटिव रिसर्च के बारे में। कोरिलेशनल, हाँ जी सर, मैं राजकिश हूँ। कोरिलेशन रिसर्च क्या करना है इसके बारे में? कोरिलेशन रिसर्च में सर दो
या दो से अधिक विषयों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया जाता है। उनके पक्ष विपक्ष, अंतर संबंध, सहभागिता, इनके विषय में अध्ययन करने का प्रयास किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि बहुत अच्छा। अगर बाल मृत्यु दर हो रही है तो जन्म दर कितनी हो सकती है। अगर समाज में बहुत ज्यादा तनाव व्याप्त है तो उससे हृदयघात की समस्याएं कितनी बढ़ गई हैं। तो मतलब दो या दो से अधिक बच्चों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके अध्ययन करने को correlation research। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर ठीक है, ठीक है। सर कोरेशनल रिसर्च सहसंबंधात्मक होगा कि को अंतर संबंधात्मक होगा? हाँ, हाँ, राजीव जी इसको बोलते हैं सहसंबंधात्मक और अंतर संबंधात्मक में थोड़ा सा अंतर है। इसको पहले वो बोलते हैं कोरिलेशनल। जी कोरिलेशनल, ठीक है ना? जी। हाँ, तो ये आप बताएं क्या कि क्या आपको लग रहा है, अंतर क्या लग रहा है आपको? सर इसका हिंदी सहसंबंधात्मक होगा या अंतर संबंधात्मक होगा? ये तो आपको बताना है। सर मैंने कहीं पढ़ा रंजीत कुमार में ही सहसंबंधात्मक दिया हुआ है सर। अच्छा, इसकी किताब हिंदी में है क्या, रंजीत कुमार की? हिंदी में है सर। अच्छा, हिंदी में है। जी। अरे तब तो बहुत आसान है आप लोग के लिए। मेरे पास किताब हिंदी में नहीं, मेरे पास अंग्रेजी वाली किताब ही है। अच्छा, इसमें क्या सहसंबंधात्मक लिखा हुआ है ना? शायद सर निकालूं बुक। ये यही यही लिखा होगा। जी को का अर्थ सह ही मानते हैं। जी। को का अर्थ हिंदी में सह ही मानते, तो कोई बात नहीं। वैसे आप बताएं क्या अंतर लगता है आपको सह में और अंतर में? सर बताइए। सह में थोड़ा सा सर दूरी से संबंध बनता है। अंतर संबंधात्मक में अच्छा। सर अंतर मतलब जुड़ा हुआ संबंध बनता है। अब दृष्टांत दीजिए, आप कोई एग्जाम्पल दीजिए। सर पति पत्नी का संबंध अंतर संबंधात्मक है और गर्लफ्रेंड का संबंध सहसंबंधात्मक है। अच्छा, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक ठीक है। लेकिन थोड़ा आपका दृष्टांत साहित्यिक होना चाहिए, ठीक है? व्यक्तिगत दृष्टांत नहीं दिया जाना चाहिए। ये शोध, ये अपना पॉलिटिकल साइंस का रिसर्च की क्लास होती है, ये ध्यान करना है। चलिए ठीक है। और किसी को बोलना है क्या? और किसी को बोलना है या नहीं बोलना? सर राजकिशोर। जी जी, बोले राजकिशोर क्या बात? हाँ, बताएं बताएं सर, राजकिशोर जी। वर्णनात्मक शोध में सर किसी भी समस्या या किसी भी प्रशासनिक संरचना या किसी भी कार्यक्रम या नीति, इन सब के बारे में विवरण दिया जाता है और इनका उद्देश्य होता है सूचना प्रदान करना, अच्छा। नए तरीके से उसको सूचित करना। और जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रशासनिक संगठन है, मान लीजिए यूपीएससी है, उसके बारे में हमें बताना, विवरण देना कि उसका क्या काम है, कैसे वो कार्य करती है, ये विवरण के अंतर्गत आता है। अच्छा, बहुत अच्छा। और बताइए कोई। सर मैं मोनिका। जी मोनिका जी, बताएं। विश्लेषण का मतलब होता है कारण संबंध जानना। ठीक है, मोनिका जी, इसमें क्या आपकी कारण है? आपकी आपका वीडियो बंद है। मोनिका जी, वीडियो पहले अपना ऑन कीजिए। वीडियो सर। आप वीडियो अपना क्यों बंद कर लेती हैं? ये अपने आप बंद हो जाता है? अरे आवाज भी नहीं आती है। हाँ, आवाज थोड़ी सी आपकी गूंजती हुई आ रही है। चलो कोई बात नहीं। अजी, मतलब कारण संबंध, मतलब किसी घटना का क्या कारण था, जैसे क्रांति, असमानता या करें तो इसमें हम ये किसी का क्या रिलेशन है कि अच्छा, तो थोड़ा सा आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है मोनिका जी, लेकिन आपने जो कहा होगा ठीक कहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ मैं। चलिए ठीक है। अब एक बार सब फिर से अपना अपना आप एक बार सभी म्यूट कर लेंगे। मैं थोड़ा अभी विस्तार से बताता हूँ कि क्या क्या है ये। तो पहला अपना विषय मैंने कहा था, ये है वर्णनात्मक। तो वर्णन हम किस प्रकार का हम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च किस प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में हमको दो चीजों को बहुत ध्यान से विचार करना चाहिए। पहली बात तो ये कि अगर हमारे पास
कोई चीज नई है। जैसे एक विषय आता है कि कोरोना पेशेंट के का जीवन, लाइफ ऑफ ए पेशेंट विद कोरोना। या जैसे हम जानते हैं कि हम सबने पहले खबरें सुनी थी कि कैसे जब आरंभिक दिनों में जब कोरोना आया ही था तो जो मेडिकल स्टाफ थे, नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे, पैरामेडिकल स्टाफ थे, उनसे लोग बचते थे। उनको लोग अपने सोसाइटी में जहां रहते हैं, मन था कि ये यहां पर ना रहे। कई शहरों में तो ऐसे लोगों के साथ मारपीट तक की गई। अब ये कोरोना के साथ जो जीवन था, ये नई कल्पना थी, ये नई बात आई थी। लेकिन हमेशा कोई नई बात होगी ये आवश्यक नहीं होता है। इसलिए क्या क्या होता है कि जो चीजें हमारे पास पुरानी भी हैं, परंपरागत रूप से भी हैं, उनमें हम अगर किसी नए दृष्टिकोण से, किसी नए एंगल से, किसी नए पर्सपेक्टिव से हम वर्णन करें तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च उसको हम बोलते हैं। मुझे याद है एक किताब लिखा था सिद्धार्थ मुखर्जी ने। सिद्धार्थ मुखर्जी नाम मुझे पता नहीं आप लोग कितने लोगों ने सुना है। ये एक डॉक्टर है, ये अमेरिका में रहते हैं ये संभवतः। इनकी एक किताब थी द एम्परर ऑफ मेलेडीज। द एम्परर ऑफ मेलेडीज, बीमारियों का बादशाह। इसमें इन्होंने कैंसर के बारे में लिखा था कि कैंसर जो बीमारी है, तो हम सबका जो कैंसर के बारे में ज्ञान था कि भाई ये ऐसी बीमारी है जो हो जाए तो आदमी का बचना मुश्किल है। तो इन्होंने कैंसर के बारे में, ये कैंसर का शब्द कहां से आया, बीमारी कैसे होती है, इतना इतना भयानक रूप कैसे इसका आया, ये एक प्रकार से इन्होंने वर्णन किया था। या विलियम डैलरिम्पल हैं, एक लेखक है, फ्रेंच लेखक हैं। इनकी एक किताब है कलकत्ता पर, द सिटी ऑफ जॉय। द सिटी ऑफ जॉय, आनंद का शहर कलकत्ता। अब हम सबको पता है कलकत्ता के बारे में कि कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है, पुराना शहर है, अंग्रेजों की भी राजधानी थी। ऐसा इतनी मोटी मोटी बातें हम सब कलकत्ता के बारे में जानते हैं। लेकिन कलकत्ता के बारे में जो विशेष बातें, असामान्य बातें, वो बातें जो आम लोगों को नहीं पता या कलकत्ता वासियों को ही नहीं पता। मेरा दावा है जो लोग दिल्ली में रहते हैं या मेरठ में रहते हैं या मोनिका जी गुड़गांव कहीं और रहती हैं, जो जहां भी रहता है, अपने शहर के ही बारे में उस व्यक्ति को पूरी जानकारी नहीं होती है। वो केवल मोटी मोटी बात है। दिल्ली में बोला ठीक है भाई, यहाँ भाई मैं जानता हूँ कि लाल किला, इंडिया गेट है, जामा मस्जिद है, कुतुब मीनार है। बोले इसके अलावा, बोले इसके अलावा तो मुझे नहीं पता। बोला दिल्ली में कोई गाँव है? बोला दिल्ली में गाँव कैसे होंगे, दिल्ली तो शहर है, बड़ा शहर दिल्ली तो। बोला अच्छा दिल्ली में पानी की सप्लाई कहाँ? बोली सब दिल्ली में पानी सप्लाई तो यमुना से होती है। बोला यमुना तो सूख जाती है भाई गर्मियों में, तब कहाँ से पानी आता है? तो दिल्ली के जो शहर के लोग रहते हैं उनको नहीं पता, या मेरठ के वालों को नहीं पता, मेरठ के लोगों के बारे में कि भाई हमारे शहर का इतिहास, भूगोल, संस्कृति, इसका प्रकार, इसका जो पैटर्न ऑफ सेटलमेंट हमें पता ही नहीं है। क्यों नहीं पता? क्योंकि हमको ये शोध का विषय है। ये जब कोई व्यक्ति शोध करेगा, इन सारी बातों को जानेगा, वो लिखेगा, अपना लिखा हुआ उसको प्रकाशित करेगा, तब लोग पढ़ के उसको जानेंगे। तो इस प्रकार से कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई घटना हो सकती है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है। इन सब के बारे में जब भी कोई शोधार्थी समग्रता में शोध करके और इनके बारे में छोटी छोटी जानकारियों को समाहित करके जब अपना लेखन करता है, अपना प्रकाशन करता है, तो उसको हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। उसको
को हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं वर्णनात्मक शोध। अब एक और विषय है इसमें कि जिन चीजों के बारे में हम, जैसे मैंने आपसे कहा कि कलकत्ता के एक सामान्य परिचय के रूप में विलियम डैलिमफील्ड ने अपनी किताब लिखी द सिटी ऑफ जॉय। इसका मतलब ये नहीं कि कलकत्ता पर शोध का शीर्ष हो गया, शोध की मर्यादा कलकत्ता के ऊपर खत्म हो गया, ऐसा नहीं। मैंने कल भी आपको मैंने कहा था कि जिस क्षण आप अपने ज्ञान का एक निश्चित पर्सपेक्टिव, एक निश्चित उसका परिप्रेक्ष्य तय करते हैं, उसी समय ज्ञान की नई श्रृंखला का निर्माण का क्रम बन जाता है। तो आप कलकत्ता के श्रमिक जीवन के ऊपर शोध कर सकते हैं। कलकत्ता हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था कलकत्ता, या कलकत्ता का जो कॉलोनियल, इसका जो औपनिवेशिक स्वरूप है, भवन है, उसके ऊपर आप शोध कर सकते हैं। कलकत्ता का या कलकत्ता किस प्रकार से बंगाली भाषा और साहित्य का गढ़ बना, इस पर शोध कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जहां भी वो ऐसा प्रतीत होता है कि किसी चीज पर हम एक विशेष प्रकार के ज्ञान में संवर्धन के लिए, वर्णन, केवल उसके बारे में बताने के लिए हम शोध करते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। और इस प्रकार के रिसर्च बहुत सारे, विशेषकर जो बायोग्राफीज लिखी जाती है ना, जो लोगों की जीवनियां लिखी जाती हैं, तो वास्तव में इसी प्रकार का शोध होता है। वो महात्मा गांधी की जीवनी बहुत लोगों ने लिखा है, पंडित नेहरू की जीवनी बहुत लोगों ने लिखा है, तो जीवनियां लिखी जाती है, वो भी इसी प्रकार का शोध होता है। शहरों के जो होते हैं व्याख्याएं वो ऐसी होती हैं। मैंने कहा कि सिद्धार्थ मुखर्जी की किताब है, वो ऐसी इसी श्रेणी का शोध है। तो हम सब ध्यान करें कि इस प्रकार का जो वर्णनात्मक शोध है, इसका भी हम क्रम लेकर आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा इससे जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लोरेटरी, अन्वेषणात्मक। अब यहां पर आपको एक्सप्लोर करने में और वर्णन करने में, दोनों में आपको अंतर करना पड़ेगा। ये अंतर हम में से किसी को पहले से स्पष्ट हो तो एक क्षण के लिए अपने आप को अनम्यूट करके वो बता सकता है कि वर्णन में और अन्वेषण में क्या अंतर आपको लगता है। बताइए, कोई है अपने में? दो को बोलने की छूट है, दो लोगों के लिए भी अपने पास समय बोलने के लिए। आप स्वयं आ जाइए, नहीं तो मुझे आपको बुलाना पड़ेगा नाम लेकर। सर वर्णनात्मक में दी हुई चीज का वर्णन राजीव जी, करना है। अपना नाम सर पहले बताना है राजीव जी। हाँ सर, राजीव बोल रहा हूँ। सर हाँ, वर्णनात्मक में अभी आप लोगों की आवाज जो है वो आप लोगों की पहचान नहीं बन पाई है, इसलिए नाम एक बार आपको बताना चाहिए। हाँ, आप बताएं राजीव सर जी। वर्णनात्मक में किसी चीज, दी हुई हाँ चीज का वर्णन करते हैं, वो चीज हाँ स्थापित हाँ। है उसका हम्म वर्णन करते हैं। एक्सप्लोरेटरी में हम्म, खोज कर वर्णन करते हैं, शाबाश, उसको कुरेद कर, बहुत खोज कर वर्णन करते हैं। बहुत बढ़िया। और बताएं। और बताइए कोई। या वास्तविक जैसे सर अगर उस क्षेत्र में ज्ञान कम है और उसमें एक मिनट, संभावनाएं रुको ज्यादा है। रुको, प्रमोद जी रुको भाई, बीच में कोई बोल रहा था, आप उसके बाद क्यों काट रहे हो? कौन बीच में, कौन बोल रहा था? सर मणिप्रभा। हाँ मणि जी, कहाँ हो जी? जल्दी मणिप्रभा। बोलो। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर वर्णनात्मक शोध में किसी समस्या या विषय के संबंध में यथार्थ या वास्तविक तथ्यों को एकत्रित करके उनके आधार पर जो विवरण दिया जाता है उसे वर्णनात्मक शोध कहते हैं। जबकि अन्वेषणात्मक जो होता है वो किसी सामाजिक घटना के पीछे जो छुपे हुए कारण होते हैं उनको सैद्धांतिक और व्यवहारिक रूप में सबके सामने लाना अन्वेषणात्मक शोध कहलाता है। वाह भाई, बहुत अच्छी बात कही मणिप्रभा जी। आपने तो कमाल कर दिया। आपने तो, आप तो ऐसे लगा जैसा आप कोई किताब पढ़ रही है। ऐसे लगा जैसे नहीं आप सर, कोई यार लिखा हुआ किताब। था, कल आपने बोला था तो लिखा हुआ था, अच्छा, उसी को पढ़ के ही लिखा हुआ है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। राजीव जी, जी सर। राजीव जी, जी सर।
हाँ, राजीव को मैं बुला रहा हूँ, राजीव को। जी जी सर, राजीव बोल रहा हूँ। हाँ, आपने, राजीव जी, मुझे एक दो कविताएं भी भेजी हैं, और जी सर। मैं आपका आपका जो मैं उच्चारण भी सुनता हूँ। तो हालांकि ये थोड़ा सा जो बिहार के लोग होते हैं उनका उच्चारण थोड़ा सा रहता है ऐसा। लेकिन आप रहते हैं, अब तो दिल्ली में रहते हैं, आपको बहुत अरसा बीत गया रहते हुए गाजियाबाद में। तो जी सर। थोड़ा सा आप अपने उच्चारण में और पढ़ने में उसको थोड़ा सा सुधार कीजिए। जी सर। जी ठीक है ना। आपने एक कविता लिखा था, उसमें आपने लिखा था घुसेर, घुसेर माथे में भाले भाले। अब मैं जी बहुत सर। जी परेशान हो सर। गया, ये घुसेर क्या होता है यार ये। सर ये वो फिर लोकल मुझे लोकल भाषा है सर। हाँ, लेकिन ऐसा ऐसा है राजीव जी ना, कि एक तो उसको हम बोलते हैं घुसेड़, बोलते हैं, अड़ा अड़ा लिखते जी हैं। और दूसरा, घुसेड़ बहुत ही ज्यादा देशज भाषा है ये। इसके लिए थोड़ा सा साहित्यिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए। जी सर। ठीक है। जी सर। हाँ, ये थोड़ा सा देखिए, हम सबका जो क्रम होता है जीवन का, वो ऐसा होता है कि हम सब निरंतर, लगातार अपनी भाषा में, व्यक्तित्व में, बोलचाल में, व्यवहार में सुधार करते रहे हैं। तो जी सर। आप चूंकि लिखते बहुत अच्छा है, आपके पास विचार बहुत उर्वर है, नवीन है, लेकिन अगर उनकी अभिव्यक्ति ठीक से नहीं होगी ना, तो राजू जी फिर उनकी स्वीकार्यता जो है वो कम हो जाएगी। जी ठीक है। सर। ये इसकी थोड़ा ध्यान करना आपको जरूरत है। चलिए, बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने। अब अभी अपने आप को सभी लोग म्यूट कर लेंगे। तो दूसरी बात मैंने कहा था कि एक्सप्लोर करने में और डिस्क्राइब करने में, तो इनके शाब्दिक अर्थों पर ही हम अगर जाएं, तो जैसा आप लोगों ने बताया कि जो डिस्क्राइब करना होता है, डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब करना जो होता है, वो एक मर्यादित काम होता है। दोनों का जो जोनर है, वो दोनों की श्रेणी एक ही होती है। डिस्क्राइब, एक्सप्लोर का जो जोनर बोलते हैं, फ्रेंच वर्ड है GENRE, लिखते हैं GENRE, बोलते हैं जोनर। ठीक है भाई, आप लोग थोड़ा ध्यान दें। फ्रेंच शब्द का उच्चारण अलग प्रकार का होता है। हम लोग लिखते हैं रेस्टोरेंट, लेकिन बोलते हैं रेस्टोरेंट। फ्रेंच में क्या बोलते हैं उसको? रेस्टोरेंट बोलते हैं। हमने नाम सुना होगा रूसो का। रूसो का नाम लिखने में जिया जैकस रूसो ऐसा लिखा जाता है सामान्य लोगों के लिए, लेकिन क्या बोलते हैं उनको? जिया जैक रूसो बोलते हैं उनको। इसी प्रकार से शब्द को कोई अगर आदमी नहीं जानता तो वो बोलेगा जेनर। वो जेनर नहीं है, वो जोनर है, GENRE। तो मैं कह रहा हूं कि जोनर जो है डिस्क्राइब का और एक्सप्लोर का एक ही है। दोनों के अंतर्गत हम नवीन चीजों के बारे में जानकारी करते हैं, लेकिन अंतर दो है। पहली बात क्या है कि जो हम डिस्क्राइब करते हैं, तो उसमें जैसे आप लोगों ने बताया कि हम किसी पूर्व में उपस्थित बात को केवल विस्तार देने के लिए, उसमें नवीन चीजों को जोड़ने के लिए और केवल वर्णन करते हैं। उसमें ना तो उसकी व्याख्या होती है, ना उसमें बहुत ज्यादा अन्वेषण होता है, और उसमें बहुत ज्यादा उसमें सह संबंध होते हैं। इसलिए जो डिस्क्राइब होता है, डिस्क्रिप्शन, वर्णन होता है, ये मर्यादित शब्द होता है। जैसे दृष्टांत के लिए, अगर मैं कहूं कि किसी व्यक्ति का परिचय देना, इनका इंट्रोडक्शन दीजिए, तो व्यक्ति कहता है मेरा नाम ये है, मैंने इतनी पढ़ाई किया, यहाँ रहता हूँ, ये क्या वो क्या वो किया, अपने बारे में बताना, ये वर्णन करना होता है। और मैं कहूं कि इनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन कीजिए, तो मूल्यांकन करने में आपको जो उनके व्यक्तित्व के बारे में विश्लेषणात्मक दृष्टि है, कुछ अच्छाई भी, कुछ बुराई भी, कुछ उनका उदात्त, उनके गुण अवगुण भी बताने चाहिए हमको। इसी प्रकार से डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्राइब करना, ये मर्यादित शब्द है। एक्सप्लोर करना जो होता है, ये शब्द डिस्क्राइब से और आगे जाता है, एक कदम आगे जाता है। और इसके अंतर्गत हम उन नवीन अवधारणाओं, नवीन वृत्तियों, नवीन भ्रांतियों, नवीन संकल्पनाओं को भी शामिल करते हैं, जिसके बारे में हमको हो सकता है कि पता ना हो। दूसरा अंतर क्या है कि डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्राइब जो हम करते हैं, ये आमतौर पे डिस्क्रिप्शन करने के लिए हमारे पास जो कंक्रीट, जो ठोस
शोध के विषय, जैसे मैंने कहा, व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, कोई स्थान हो सकता है, कोई प्रक्रिया हो सकती है, कोई शहर हो सकता है, लेकिन एक्सप्लोर करने का के लिए हमारे पास ये अधिक प्रमाण में ये एब्स्ट्रैक्शन में होता है। एब्स्ट्रैक्ट को हम अमूर्त कह सकते हैं, इसको अमूर्त में होता है, ये संकल्पनात्मक होता है, ये थोड़ा सा ये जो हमारे विचारों के स्तर पे एक्सप्लोर करना होता है। और एक्सप्लोरेशन में हम ये मानते हैं कि हमको बातें पता नहीं है, डिस्क्राइब में हमको पता होती है, लेकिन केवल हम उसकी बारीकियों का विस्तार करते हैं। एक्सप्लोर में हमको बातें पता भी नहीं होती हैं, इसलिए हम उनके बारे में हम जानकारी करना चाहते हैं। तो इसलिए जहां पर डिस्क्रिप्शन की सीमा समाप्त होती है, जहां पर वर्णनात्मक शोध की मर्यादा समाप्त होती है, वहां से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च शुरू होता है, वहां से एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का आरंभ होता है। तो अन्वेषण कहाँ शुरू होता है? जहां पर वर्णनात्मक शोध समाप्त होता है। जैसे मैंने आपको पहले जितने भी दृष्टांत दिए, मैंने उन दृष्टांतों में जो जो चीजें आप लोग समझ रहे हैं, जैसे मैंने आपको दृष्टांत दिया कलकत्ता शहर का और द सिटी ऑफ जॉय किताब का, तो उसमें उन्होंने जो जो कलकत्ता शहर के बारे में वर्णन किया वो हम सब समझे। लेकिन इसके पश्चात मैंने आपसे कहा था कि कलकत्ता शहर का बंगाली भाषा और साहित्य की समृद्धि में क्या योगदान रहा, या कलकत्ता जो शहर है इसका एक प्रकार से जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान क्रांतिकारी आंदोलन के गढ़ बनने के रूप में किस प्रकार इसका योगदान रहा है। तो ये जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च होता है, इसके बारे में अगर हम साहित्य समीक्षा करते हैं और हमको लगता है कि इनके ऊपर अगर कोई शोध नहीं हुआ है पहले, तो हम उसके बारे में आगे अपना विषय बढ़ा सकते हैं। या जैसे अगर हम किसी शहर के यातायात के साधन के बारे में हम चर्चा करें, दिल्ली शहर भी है, चेन्नई भी है, कलकत्ता भी है, और चौथा देश का शहर कौन सा है? दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये 4 शहर है ना। तो कलकत्ता शहर में एक विशेष प्रकार का यातायात का साधन था जिसको हम ट्राम बोलते हैं, ट्राम। वो ट्राम अन्य शहरों में क्यों नहीं आया? दिल्ली में क्यों नहीं आया? वो चेन्नई में क्यों नहीं आया? वो और जगह पर क्यों नहीं आया? वो तो इसके प्रकार के उस ट्राम के बारे में अगर हमको एक्सप्लोर करना, ट्राम का वर्णन बहुत छोटा होगा, बहुत उसका अगर हम ट्राम के बारे में अध्ययन करना चाहें डिस्क्रिप्टिव मेथड से, तो ये अध्ययन का विषय नहीं बनता है, क्योंकि ट्राम का वर्णन बहुत छोटा वर्णन होगा ये तो। परंतु उसका अगर हम उसके बारे में हम एक्सप्लोर करें, तो एक्सप्लोरेशन के अंदर ही हमारा वर्णन का भी क्रम आ जाता है, और उसके बारे में अन्य चीजों के बारे में भी हम अपने ज्ञान का विस्तार करके, अन्वेषण करके, और कुछ ऐसी प्राप्तियों को हम दिखा सकते हैं दुनिया को कि जो ट्राम के बारे में बहुत विलक्षण, बहुत अनूठी और अभी तक ना ज्ञात ऐसी हमारी प्राप्तियां हो सकती हैं। इसलिए उन चीजों के बारे में जो चीजें बहुत नवीन होती हैं, जैसे अभी कोविड ही है, कोविड के बारे में कोविड आया, आरंभ में लगा बहुत छोटी चीज है, लेकिन जिस प्रकार से इसने 7-8 महीने से लोगों के जीवन को डिसलोकेट कर दिया है, इसने लोगों के जीवन को खंडित कर दिया है, क्रम को खंडित कर दिया है, उससे अब कोविड बहुत व्यापक रूप से शोध का विषय बन गया है। और ज्ञान की जितनी धाराएं हमारे पास उपलब्ध हैं, वो चाहे मनोविज्ञान, साइकोलॉजी हो, सोशियोलॉजी हो, ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, हर ज्ञान की धारा, हर विषय अपने अपने परिप्रेक्ष्य से कोविड के बारे में अध्ययन करने का प्रयास कर रहा है। अभी मेरे पास कल ही एक पेपर आया रिव्यू करने के लिए, उसको विद्वत समीक्षा करने के लिए, कि भारत में जो कोविड का मैनेजमेंट है, इसमें फेडरल मैनेजमेंट ऑफ कोविड, कोविड का जो संघीय प्रबंधन है,
उसके बारे में एक पेपर आया। अब आप खुद समझे, अब ये क्या हो सकता है। कोविड एक बीमारी है, बीमारी का उपचार डॉक्टर और हेल्थ सिस्टम करता है। अब इसमें संघीय व्यवस्था कहाँ से आ गई? लेकिन नहीं, जिन भी साथी ने ये शोध पत्र लिखा है, उन्होंने वो निश्चित रूप से फेडरल स्टडीज विषय के होंगे वो, और उन्होंने निश्चित रूप से अपने देश की संघीय व्यवस्था को देखा होगा, केंद्र को देखा होगा, राज्य को देखा होगा, मोदी जी के भाषणों को सुना होगा, राज्यों के अपने क्रमों को देखा होगा, और उनको लगा होगा कि निश्चित रूप से कोविड का जो मैनेजमेंट है ये उतना जितना सरल हमको दिखता उतना सरल है नहीं। और इसलिए उन्होंने एक प्रकार का एक्सप्लोरेटरी, एक अन्वेषणात्मक रूप से कोविड के ऊपर उन्होंने अपना शोध पत्र तैयार किया। तो ये प्रकार कौन सा था शोध का? ये अन्वेषणात्मक शोध का प्रकार था ही। तो इस प्रकार से अंतिम रूप से अगर हम कहें तो हर उस चीज के बारे में जिसके बारे में हमको अल्प ज्ञान है, या केवल हमने उसके बारे में सुना है, या उसके बारे में हमारा विस्तृत ज्ञान नहीं है, उसके बारे में जो भी शोध किया जाता है वो वास्तव में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की श्रेणी में आता है। वो अन्वेषणात्मक शोध की उसको हम कैटेगरी में रख सकते हैं। इतनी बात सबको मुझे लगता है कि समझ आ गई होगी। हमारे पास समय ज्यादा भाग रहा है, हम थोड़ा जल्दी करेंगे अपने पढ़ाने के लिए। तीसरा है एक्सप्लेनेटरी, जिसका आप लोगों ने हिंदी में बताया व्याख्यात्मक। ये सबसे सरल समझने की दृष्टि से शोध का ये प्रकार है। क्यों प्रकार है? हमने समझा कि एक्सप्लेन मतलब क्या होता है? स्पष्ट करना, कारण बताना, व्याख्या करना। तो कोई पहले से ही जिन चीजों को मैंने बताया था आपको वर्णन करने के शोध की प्रकार में, कि जिन जिन चीजों का हमने वर्णन किया वो चीजें वैसी क्यों हैं, इसका अगर हम व्याख्या करें तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। जैसे अगर मान लीजिए कि आपको ये लगता है, कोई अगर जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, एक स्टडी कराना चाहे कि भाई ऐसा कौन सा कारण था कि जो कोविड से मृत्यु हुई, ये मृत्यु चीन जहां पर आरंभ हुआ वहां बहुत कम हुई, भारत इतना बड़ा देश यहां भी बहुत ज्यादा नहीं है, अमेरिका में, यूरोप में, ब्राजील में, इन देशों में इतना मृत्यु क्यों इतनी ज्यादा हो गई, जबकि ये दुनिया के सबसे विकसित देशों में है। इनके पास टेक्नोलॉजी की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, इनका हेल्थ केयर सिस्टम सुपर्ब है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन क्या कारण है कि यहाँ बहुत तेज कोविड फैला और इतनी मृत्यु हुई? इसके विपरीत हम सब जानते हैं कि अफ्रीकी महाद्वीप के देश हैं बड़े गरीब, स्वास्थ्य के नाम पे वहां उनके अपने चाहे 2-4 गोली गाली खाने को मिल जाए, कोई उनके पास बहुत ज्यादा अस्पताल नहीं है, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं, लेकिन वहां कोविड फैला ही नहीं। इसलिए मैं तो मानता हूं कि ये अफ्रीकियों का सौभाग्य था कि कोविड की प्रकृति ऐसी थी कि वो अफ्रीका में फैल ही नहीं सका। अगर ये वहां फैलता तो निश्चित रूप से दुनिया की आबादी में 1-2% की कमी जरूर होती। अब ये शोध का विषय है अपने, ऐसा क्यों हुआ? ये हुआ, ये काम हुआ जो मैं आपको बता रहा हूं कि कोविड आया, चीन में आरंभ हुआ, इटली पहुंचा, वहां से पूरी यूरोप पहुंच गया, वहां से अमेरिका पहुंच गया, ब्राजील पहुंचा, भारत पहुंचा। लेकिन चीन में भी मृत्यु दर बहुत ज्यादा नहीं थी, भारत में भी उतनी ज्यादा नहीं थी। ज्यादा कहां थी? तो वो वहां थी जहां पर पहली बार हर प्रकार के प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने चाहिए थे, वो लोग ले सकते थे। उनके पास हैंड सैनिटाइजर खूब है, उनके पास मास्क खूब है, कोई कमी नहीं उनके पास। लेकिन वहां फैला, वहां लोग मरे। इसके विपरीत अफ्रीका में फैला ही नहीं। चाइनीज अफ्रीका भी गए होंगे, अफ्रीका से लोग यूरोप अमेरिका भी आए गए होंगे, लेकिन अफ्रीका में नहीं फैला। ये सत्य है। विषय है क्यों नहीं फैला, ये शोध का विषय है।
और इस प्रकार का अगर शोध किया जाएगा तो किस श्रेणी का शोध होगा? वो शोध होगा एक्सप्लेनेटरी रिसर्च की श्रेणी का शोध होगा। इसमें व्याख्या की जाएगी, इसमें स्पष्टीकरण दिया जाएगा, इसमें उन जो तथ्य है उस तथ्य के पीछे कारणों का चर्चा की जाएगी। तो अफ्रीका की जलवायु है, एक कारण ये हो सकता है। वहां का हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट है, एक कारण ये हो सकता है। वहां के लोगों की इम्यूनिटी ऐसी है, एक कारण ये हो सकता है। वहां का जो लोगों का खान पान है, एक कारण ये हो सकता है। तो इस प्रकार का जो भी जिसमें हम एक्सप्लेनेशन तलाशते हैं, जिसमें हम व्याख्या करते हैं, कारण तलाशते हैं, स्पष्टीकरण देते हैं, उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। और इस प्रकार का रिसर्च भी आमतौर पर जो सामाजिक विज्ञानों में होता है वो उन विषयों के ऊपर होता है जिन विषयों पर हमको कोई विशेष प्रकार की कोई हमको प्रवृत्ति, कोई तथ्य, कोई जानकारी, जैसे हम सब एक संकल्पना दी गई थी बीमारू राज्यों की। बीमारू राज्य कौन से थे? BI मतलब बिहार, M मतलब मध्य प्रदेश, R मतलब राजस्थान, इसमें यूपी भी शामिल था। इसमें कहते हैं कि इन राज्यों में जो विकास की दर है वो बहुत कम रहती। क्यों ऐसा रहता है? जबकि सारे देश का जो राजनीतिक व्यवस्था है, प्रधानमंत्री पंडित नेहरू पूरे अपने जीवन काल में फूलपुर से MP रहते थे, वो लोकसभा के यूपी से, सारे बड़े बड़े मंत्री वहीं के थे। इसके बावजूद पश्चिम के राज्य हैं, दक्षिण के राज्य हैं, उनमें विकास की गति बहुत तेज रहती है। हिंदी भाषी जो काउ बेल्ट है यहां कम रहती। क्यों? ऐसा क्यों है? तो इस क्यों का उत्तर अगर जानने के लिए हमने शोध किया, जैसे मैंने अभी एक शोध आजकल मेरे द्वारा किया जा रहा है। जिस शोध का विषय है पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इन इंडिया, ए स्टडी ऑफ फ्लड मैनेजमेंट इन डिब्रूगढ़ एंड जोरहाट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ असम। मेरा विषय यह है कि असम में हर वर्ष बाढ़ आती है, खूब बाढ़ आती है। यही हाल बिहार का भी है। जब ये हर वर्ष आती है तो अभी तक सरकार, लोग, प्रशासन, वहां का जो सिविल सोसाइटी है, ये लोग क्यों इसके बारे में कोई निश्चित कोई स्ट्रेटेजी, कोई रणनीति, कोई उपाय नहीं तलाश पाए? अब ये एक प्रकार से ये एक्सप्लेनेटरी रिसर्च है ये। और मेरा ये मानना है इसके बारे में, जो पॉलिटिकल इकोनॉमी का अप्रोच जिसको लेकर मैं शोध कर रहा हूं, मेरा ये मानना है कि बाढ़ जो है ये वास्तव में असम और बिहार के आम लोगों के लिए तो घाटे का सौदा है, उनको नुकसान होता है जान का, माल का। लेकिन जिन लोगों के ऊपर बाढ़ के प्रबंधन का दायित्व है उनके लिए ये फायदे का सौदा है, मुनाफे का सौदा है। उनको इससे बहुत फायदा होता है, इसलिए वो चाहते हैं कि बाढ़ वास्तव में आए। उनका बस है तो वो तो 12 महीने बाढ़ की स्थिति में ही अपने प्रांतों को रखें। और इसलिए एक किताब लिखा है, उनका नाम है P साईनाथ। आजकल ये स्वतंत्र लेखक हैं। पहले हिंदू समाचार पत्र में जो ग्रामीण विषय है उसके संपादक थे। एक बहुत अद्भुत किताब है, आप लोग पढ़ें, अगर पढ़ने का मन करे आप लोगों को तो। P साईनाथ की किताब है, इसका शीर्षक है एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्राउट। हर किसी को एक अच्छे सूखे से प्रेम है। मतलब हर व्यक्ति सूखा से, सूखा जिसको हम ड्राउट बोलते हैं, जो बारिश ना होने पर सूखा पड़ता है, हम सब जानते हैं सूखा पड़ता है। P साईनाथ ने लिखा है कि कैसे सूखा जो पड़ना है, ये लगता है तो अरे बड़ा आपदा आ गई, गलत बात हो गया, इससे बहुत ये विपदा आ जाएगी। साईनाथ लिखते हैं वास्तव में ये गलत भ्रांति है।
सूखा पड़ने से हर व्यक्ति को बड़ा मजा आता है, बहुत फायदा होता है उसको, वो चाहे नेता हो, प्रशासक हो, व्यक्ति हो, सूखे से प्रभावित व्यक्ति वो भी हो। इसलिए उन्होंने लिखा कि एवरीबॉडी लव्स अ गुड ड्रॉट। तो इस प्रकार के जो शोध होते हैं, जिन शोधों को करने के लिए आपने कुछ चीज देखा, पी साईनाथ ने देखा कि भाई ये सूखा है, हर साल आता, लोग मजा कर रहे हैं, कोई इसके बारे में कोई चिंता ही नहीं व्यक्त कर रहा है, कोई परेशानी, उनको लगा अरे ऐसा कैसे हो रहा है। तो उन्होंने किताब लिखने की सोची, पूरे देश में घूमे वो, और उन्होंने फिर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सूखा वास्तव में लोगों के लिए अभिशाप की बजाय वरदान है, और हर कोई सूखे को पसंद करता है। इसी हाइपोथेसिस को लेकर मैंने भी कल्पना किया है कि जो बाढ़ की जो अवधारणा है, मेरा अध्ययन असम पर है, लेकिन ये बात हम बिहार के बारे में भी हम अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पर बाढ़ आने पर ठीक है 2-4 लाख लोगों को नुकसान होता होगा, जिनका घर उसमें उजड़ जाता है। लेकिन अभी फील्ड वर्क मेरा नहीं हो पाया है, लेकिन मेरी मान्यता है कि जिनका घर उजड़ता है उनको भी इससे मुनाफा होता है। घर उनका उजड़ता होगा 10-20 हजार का झोपड़पट्टी, और उनको मुआवजे में मिलता होगा 1-2 लाख रुपया उनको। तो इस प्रकार से जो जिन बिंदुओं के बारे में हमें ज्ञात है, हमें उन बिंदुओं की वस्तुस्थिति पता है, परंतु उनका कारण नहीं पता, उनका कारण जानने के लिए जो हम शोध करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये विषय भी समझ आ गया होगा। अंतिम बताकर फिर हम सब अपनी क्लास में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। अंतिम अपना शोध का जो प्रकार है वो है कोरिलेशनल, जो अपने राजीव जी ने शब्द बताया। मैंने कहा था अंतः संबंध, इन्होंने कहा नहीं अंतः नहीं, ये सह हो सकता है। को वास्तव में को मतलब सह ही होता है, और को और अंतः का जो अंतर स्पष्ट किया राजीव जी ने, वो अंतर भी हम सबके लिए ठीक ही अंतर लग रहा है कि को जो होता है उसमें थोड़ा सा एक औपचारिक, उसमें एक प्रत्यक्ष, और उसमें एक किसी उद्देश्य को लेकर संबंध स्थापित होता है। परंतु जो अंतर होता है वो इंटरट्वाइंड होता है, वो एकदम जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं जुड़वा होता है, वो जुड़वा प्रकार से होता है। इसलिए जो जुड़वा प्रकार से है उसका अध्ययन करने की हमको बहुत आवश्यकता नहीं है, उसके बारे में बहुत सारी बातें हमको पता होती है। इसलिए जब हम बोलते हैं कोरिलेशनल, तो हमको कहना चाहिए सह संबंधात्मक। अब क्या कैसा शोध है ये आप सबने आरंभ में बताया था, श्रेष्ठ जी ने बताया था और एक आध लोगों ने बताया था कि हम 2 या 2 से अधिक चरों के बीच में, वेरिएबल्स के बीच में, फैक्टर्स कारकों के बीच में जब हम संबंध स्थापित करके अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशनल स्टडी, कोरिलेशनल रिसर्च। जैसे अभी मैंने आपको दृष्टांत दिया कि आरंभ से ही जब से कोविड शुरू हुआ, इस बात की चर्चा पूरी जोर शोर से हो रही थी कि कोरोना जो वायरस है इसका बहुत ज्यादा संबंध जलवायु से है, क्लाइमेट से है, आबो हवा से है। और कुछ लोगों ने इस बात का संकेत किया था कि भारत में जब गर्मी आएगी, ये मार्च में आरंभ हुआ था अपने देश में, तब मौसम थोड़ा सा मॉडरेट था, हल्का मौसम था, हल्की सर्दी थी, और ये माना गया कि जब मई जून में जब भीषण गर्मी पड़ेगी तो अपने आप ये वायरस मर जाएगा और कोरोना खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। और इस बात को कहने का आधार ये था कि यूरोप का और अमेरिका का क्लाइमेट बहुत ठंडा है, गर्म नहीं है, इसलिए वहां कोरोना खूब फैल रहा है। लेकिन अब इसके संबंध में अगर मैंने आपको दिया था दृष्टांत, हम अफ्रीका के बारे में जाएं तो मैंने कहा आपसे कि अफ्रीका किसी भी प्रकार से यूरोप, अमेरिका और एशिया के देशों की तरह ही कोरोना से प्रभावित ना हो, उसके पास कोई कारण नहीं था। इसलिए
वहां पर भी कोरोना को फैलना चाहिए था, अगर हम सामान्य लॉजिक, सामान्य तर्क की बात करें तो। लेकिन वहां फैला नहीं उस गति से, उस वेग से, वहां मृत्यु दर नहीं थी लोगों की। ऐसा क्यों हुआ? तो अब ये मौसम, एक तरफ मौसम है, क्लाइमेट है, और कोरोना है। ये तो ऐसी चीजें हैं जिनके सह संबंध स्थापित करने के लिए शोध किया जा सकता है। या मैंने आपको बताया कि भारत और चीन दुनिया के दो सबसे जनसंख्या वाले देश हैं। जनसंख्या के अनुपात में इन देशों में मृत्यु दर और मृतक लोगों की संख्या कम रही। ऐसा क्यों हुआ? तो इस प्रकार से जो कोरोना से होने वाली मृत्यु दर और जनसंख्या का जो घनत्व है, या जनसंख्या का जो मूल जो उसका जो पूर्ण जनसंख्या का जो नंबर है, संख्या है, क्या इसमें कोई संबंध हम स्थापित कर सकते हैं क्या? या एक और आपको मैं दृष्टांत दे सकता हूं मैं। जब मोदी जी का 2019 का भी और 2014 का भी चुनाव हुआ था, तो उस चुनाव प्रचार के दौरान जो मोदी ने जो बहुत ज्यादा टेक्निक आधारित अपना प्रचार, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, एसएमएस, इस प्रकार के जो सोशल मीडिया के द्वारा इतना भीषण, इतना ज्यादा मोदी जी ने प्रयोग किया था कि लोगों के मन में ये संकल्पना आई कि शायद कांग्रेस पार्टी जो है वो आईटी के प्रयोग में बीजेपी से पीछे रह गई, और इसलिए भी उस पार्टी का हार हुआ और मोदी जी का पुनः वापसी 2019 में होती है। तो ये प्रचार की तकनीकें और चुनाव का परिणाम, इस दोनों में कोई संबंध हो सकता है क्या? या कोई और शोध करना चाहे तो ये भी शोध कर सकता है कि कांग्रेस का 2014 के बाद और 2020 आ गया, 6 वर्ष का कालखंड हो गया। तो इस दौरान कांग्रेस के अंदर जो नेतृत्व का संकट है, क्या ये एक पक्ष हो सकता है क्या? कांग्रेस पार्टी का जो लगातार इसका निराशाजनक प्रदर्शन रहा है चुनावों में, वो केंद्र का चुनाव भी हो, राज्यों के चुनाव हो, क्या इनमें दोनों में कोई संबंध बन सकता है क्या? तो इस प्रकार से हम अगर 2 या 2 से अधिक चरों को लेकर जब कोई अध्ययन की कल्पना करते हैं तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशनल स्टडी। अब ध्यान करने की बात है कि चर जो वेरिएबल्स हैं वो अन्य शोधों में भी रहते हैं। कोई भी शोध जो होता है उस शोध में वेरिएबल्स तो होते ही होते हैं, लेकिन जो कोरिलेशनल शोध होता है इसमें और अन्य शोध के प्रकारों में जो वेरिएबल्स, जो चरों का प्रकार होता है, उसमें मूलभूत अंतर होता है। ये होता है कि शेष जो होते हैं चर, उनमें जो इंटरट्वाइंडनेस, जो अंतर, उनकी योजकता, अंतर जुड़ाव होता है उनमें, वो बहुत ज्यादा होता है। या यूं समझे, एक के बिना दूसरे की कल्पना संभव नहीं है, ऐसे चर होते हैं। इसलिए वहां पर उन चरों में हम दोनों चरों को एक दूसरे में समाहित भी मान सकते हैं। लेकिन जो अध्ययन कोरिलेशनल मोड में होता है, जो कोरिलेशनल प्रकार का अध्ययन होता है, इस अध्ययन में दोनों चरों की, दोनों वेरिएबल्स की, फैक्टर्स की का अपना स्वायत्त, अपना इसका ऑटोनोमस स्पेस होता है, इसका स्थान होता है। जैसे मैंने कहा कि मौसम का अपना स्वायत्त स्थान है और कोरोना वायरस का अपना स्वायत्त स्थान है। इन दोनों में अगर हम सह संबंध स्थापित करके अध्ययन करेंगे तो ये स्टडी कोरिलेशनल होगी, ना कि ये एक्सप्लोरेटरी या डिस्क्रिप्टिव अध्ययन हो सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने इन 4 प्रकार के शोधों को हमने समझा। पहला डिस्क्रिप्टिव, दूसरा एक्सप्लोरेटरी, तीसरा एक्सप्लेनेटरी और चौथा कोरिलेशनल। मुझे लगता है कि आप सबको मेरी बात समझ आ गई। अब मैं आप सबके लिए प्लेटफॉर्म ओपन करता हूं
किसी के मन में कोई शंका हो, कोई प्रश्न हो, कोई डाउट हो, कुछ कहना जोड़ना घटाना हो, तो आप सबका स्वागत है। अपने आप को अनम्यूट करें फिर बोले। ध्यान रखना है हम सबको बारी बारी से बोलना है। एक टाइम में केवल एक ही व्यक्ति अपने आप को म्यूट करे, अनम्यूट करे, बोलने के बाद तुरंत अपने आप को म्यूट कर ले, तब हमारी आवाज सबको साफ सुथरी आएगी। नहीं तो फिर आवाज इको करेगी। हम सबका जो क्लास जो है इसकी व्यवस्था में थोड़ा सा विघ्न पड़ेगा। ठीक है, हम सब अपना काम शुरू करते हैं। बताइए, नाम बताना पहले अपना। है जी? हाँ, सूची सूची। अरे भाई, आप लोग जहाँ है वहां लगता है सिग्नल बहुत कम है। सूची कैमरा बंद है? सूची कैमरा बंद है क्या आपका? नहीं सर, पता नहीं क्या रहा है, कैमरा तो नहीं है। तुम सूची, अगर बारिश ना हुआ करे ना, तुम छत पे आ जाया करो तुम। जी सर। लगता कमरे में बैठ के वो सिग्नल आता नहीं है। हाँ बताओ, अब बताओ। मर्यादित नहीं मुझे समझ आया। डिस्क्रिप्टिव आपने बोला, मर्यादित वो मुझे समझ नहीं आया। अच्छा चलो, वैसे आपकी आवाज बहुत समझ आई मुझे, लेकिन प्रश्न आपका मुझे समझ आ गया कि ये जो डिस्क्रिप्टिव है ये किस प्रकार से ये इसकी किस किस प्रकार से ये क्या आप बताया आपने, किस प्रकार से ये मर्यादित होता है, ये समझ नहीं आपको। ठीक है, एक प्रश्न और, कोई और बताओ, कोई बताओ। प्रश्न सबको आ गया समझ भाई? सर प्रमोद जी, आपको प्रश्न आपको समझ आ गया क्या इसका, सुचित तोमर का? नहीं सर, आवाज क्लियर नहीं है। सूची का प्रश्न है कि मैंने बताया था कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो होता है ये थोड़ा सा मर्यादित होता है, और एक्सप्लोरेटरी जो होता है इसमें इसकी मर्यादा डिस्क्रिप्टिव से आगे तक जाती है। इनका प्रश्न है कि डिस्क्रिप्टिव किस प्रकार से मर्यादित होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो सूची के प्रश्न को हम में से कौन कौन उत्तर इसका दे सकता है? सर एक थोड़ा सा सर्वेश्वर जी, आप भी आवाज गड़बड़ आ रही है। हाँ बोलिए 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 सर्वेश्वर जी। अच्छा, आपका भी सर्वेश्वर जी क्वेश्चन है आपका? जी सर, क्वेश्चन मेरा डिस्क्रिप्टिव और सर एक्सप्लेनेटरी, इन दोनों में सर आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है सर्वेश्वर जी, आवाज क्लियर नहीं आपकी आ रही है। सर राजीव बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोलो 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 राजू जी। सर डिस्क्रिप्टिव मर्यादित इसलिए है कि इसमें हम जो बताते हैं कि क्या है वही बताना है हमें, और जो व्याख्यात्मक होता है, एक्सप्लेनेटरी होता है, उसमें हम कैसे उसको देखते हैं, क्यों है और कैसे है, इसका वर्णन करते हैं। हाँ, इसलिए वर्णनात्मक जो है मर्यादित हो जाता है। डिस्क्रिप्टिव का राजीव जी अंतर स्पष्ट बताना है अन्वेषणात्मक से। सर अन्वेषणात्मक में सूची सुनना भाई, अभी रुको जरा सुरेश जी, पहले जरा ये अपनी बात पूरी कर लें राजीव जी। अभी आप अपने आप को म्यूट करें सुरेश जी। सर वर्णनात्मक में सूची सुनना ध्यान से इनका उत्तर। वर्णनात्मक शोध में क्या है इसका वर्णन करते हैं। हाँ, क्या है इसका वर्णन करते हैं। और एक्सप्लोरेटरी में उसका और दायरा बढ़ाते हैं कि क्या है ऐसा और क्या हो सकता है। तो वर्णनात्मक इसलिए मर्यादित हो जाता है कि हम इसमें अपना कोई विवेक नहीं लगा सकते। बहुत बढ़िया। सूची, बात आपको समझ आ गई क्या? सूची देखो, ये अच्छा बताया राजू जी ने। अब थोड़ा सा हम लोग सुनेंगे सुरेश जी को। सुरेश जी बताओ। जी सर, ज्ञान की दृष्टि से ही वर्णनात्मक जो शोध होता है वो सीमित होता है, जो है हमें उसका ही वर्णन करना है। और जो अन्वेषणात्मक होता है, हम उसमें नए ज्ञान को जोड़ते हैं, नए ज्ञान की खोज करके और उसको भी शामिल कर लेते हैं। इस ज्ञान की दृष्टि से ही ये सीमित और
अन्वेषणात्मक वर्णनात्मक और अन्वेषणात्मक होगा। सुजी, हाँ ठीक ठीक, अच्छा बोला आपने। सुची, अब आप बताओ क्या समझ आया आपको? सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है सर, आप बोलते टिपिकल हिंदी में बोलते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ सर। क्या क्या बोल रही हैं आप? बात नहीं समझ आई आपकी। सर मैं कह रही हूँ क्या कहा? हेलो हाँ सुजी जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, मुझे नहीं आ रही है, पता नहीं औरों को क्या हाल है। सर मैं बोल रही हूँ कोई बात नहीं, आपको कोई बात नहीं, बात आपको आ गई समझना है? जी सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए और बताओ। इनका एक प्रश्न पूछ रहे थे सर्वेश्वर जी, इनका प्रश्न क्या है? आवाज नहीं आई, किसी ने सुना क्या प्रश्न इनका? किसी ने प्रश्न सुना क्या मेरे अलावा? सर्वेश्वर जी का? सर्वेश्वर? नहीं सर, वो चैट बॉक्स के थ्रू भेज सकते हैं, चैट बॉक्स में प्रश्न भेज सकते हैं। प्रश्न पूछो अपना। सर मैं ये पूछ रहा था कि जो डिस्क्रिप्टिव जो है शोध है और एक्सप्लेनेटरी शोध जो है, इन दोनों में क्या अंतर है सर? अच्छा चलो ठीक है, क्योंकि व्याख्या तो उसमें भी कर रहे हैं सर, व्याख्या भी इसमें भी कर रहे हैं। हाँ बहुत बढ़िया। इसी प्रश्न को आप सबको जो इसका उत्तर तलाश लेगा, समझिए उसके अंदर शोध की अभिरुचि का बीजारोपण हो गया है। अब सभी इस प्रश्न का उत्तर देने का सोच कम से कम देंगे वो जिसको अवसर मिलेगा। इनका बहुत सहज प्रश्न है। इनका सहज प्रश्न ये है कि वर्णन तो हम लगभग शोध की हर विधि में करते हैं, वो चाहे एक्सप्लेनेटरी हो, चाहे एक्सप्लेनेटरी हो, चाहे कोरिलेशनल हो, कहीं भी वो, चाहे एक्शन हो, अप्लाइड, चाहे जो हो वर्ण, तो इसमें वर्णनात्मक को अलग से श्रेणी क्यों रखा गया? ठीक है जी, क्यों जी सर्वेश्वर जी? जी सर, जी सर। बताओ भाई, बताओ कौन बताएगा इसके बारे में? नेहा बताओ। सर मैं प्रमोद। पहले नेहा सर बहुत सोच रही है। सर ये बता देंगे सर, प्रमोद सर बता देंगे। अच्छा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ और सुनो, आप एक दूसरे को सर, सुनो नेहा, एक दूसरे को सर और मैडम नहीं बोलना है, ठीक है? नाम भगवान ने नाम बनाया है लेने के लिए। हालांकि अंग्रेजी में एक वो है, जुमला है, कॉलिंग द नेम को बोलते हैं गाली देना, कॉलिंग द नेम, नाम लेना। लेकिन ये है कि हम मित्रों के नाम ले सकते हैं और खाली जी कहें, प्रमोद जी बता देंगे, इतना पर्याप्त है, ठीक है? प्रमोद सर नहीं कहना नेहा जी, नहीं तो ऐसा हो मन में भ्रांति आ जाएगी कि लगने लगे प्रमोद को कि मैं तो सर हो गया, मैं तो। जी बताएं जी, प्रमोद जी। सर जो वर्णनात्मक शोध है उसमें समस्या और उससे जुड़े हुए मुद्दों का, छोटी छोटी बातों की जानकारियां इकट्ठा करना, उनका वर्णन करना होता है। और इसमें कुछ नया नहीं होता, लेकिन व्याख्यात्मक चीजों में यह स्पष्ट किया जाता है कि इसके दो पक्ष हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है, और एक पक्ष दूसरे पक्ष का पूरक है कि नहीं है, उसके सहसंबंधों के तरफ। ठीक है, अब जरा इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगी क्या नाम है, राजकिशोर जी। जी सर। प्रश्न आपको आ गया था समझ राजकिशोर जी? जी सर, राजीव जी वाला प्रश्न बताना है या दोनों में अंतर बताना है? नहीं, जो प्रश्न है सर्वेश्वर जी का, ये कह रहे हैं कि वर्णनात्मक का जो विषय है, वर्णन तो लगभग एक्सप्लेनेटरी में भी आता है, एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा वर्णन करना पड़ता है, एक्सप्लोर करने के लिए थोड़ा वर्णन करना पड़ता है। तो ये अंतर क्या है? फिर डिस्क्रिप्टिव सबसे अलग कैसे रह गया? सर वर्णनात्मक और अन्वेषण में अंतर यह आएगा कि जो वर्णनात्मक शोध होता है उसमें जो पूर्व में प्रचलित ज्ञान है उसका नए तरीके से वर्णन होता है, और
यहाँ पर कोई मतलब विश्लेषण या मूल्यांकन नहीं किया जाता, और अन्वेषणात्मक में नई चीज को भी शामिल किया जाता है, और यहाँ पर विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी होता है। दूसरा, वर्णनात्मक शोध मर्यादित होता है क्योंकि यहाँ बातें पता होती हैं और उन्हीं का नए तरीके से वर्णन, और जबकि अन्वेषणात्मक शोध जी आप अभी तक मैंने इस प्रश्न का उत्तर अपने व्याख्यान में बताया नहीं था, इसलिए वो शब्द नहीं प्रयोग किया था मैंने जो शब्द प्रयोग करना चाहिए था मुझे। इसलिए आप अगर पिछले लेक्चर को देखकर बोल रहे हैं तो आपका उत्तर तो हम सबको पता, आप जो कहने जा रहे हैं। इसका उत्तर आपको अगर नए तरह से देना तब तो उसका उत्तर दीजिए। पुरानी बातें तो मैंने बता दिया, सबको पता है कि ये मर्यादित है और ये सब है। एक नया विषय, नया बिंदु है, वो नया बिंदु क्या है वो बताना है दोनों के अंदर में। अब इनका बात हो तो पूरा होता है किशोर जी का। अब बोलेंगे शशांक जी। शशांक मैदान में आओ। यस सर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो होता है जो ये फाइंड करने की कोशिश करता है कि व्हाट इज या व्हाट वाज, ठीक है, मतलब कि इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है उसमें जो एनवायरनमेंट रहता है उसको चेंज नहीं करता है, किसी भी उसको मैनिपुलेट नहीं किया जाता है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये ट्रूली जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च नहीं होता है डिस्क्रिप्टिव। वेयरएज जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च होता है वो रिसर्च जो है फाइंड करने की कोशिश करता है कि एज टू, ये आंसर खोजता है कि एज टू हाउ एंड व्हाई, ठीक है, ऑफ द रिसर्च। तो इसमें जो एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग सिचुएशंस को, उसको हम इन डेप्थ में एनालाइज करते हैं, ठीक है। और ये हाउ एंड व्हाई पे ज्यादा स्ट्रेस करता है। फॉर एग्जांपल कि जैसे कि व्हाई एंड हाउ स्ट्रेस लीड टू हार्ट डिजीजेस, ठीक है। तो ये जो एक्सप्लेनेटरी हो जाता है कि व्हाई एंड हाउ, इस पे हम ज्यादा फोकस करते हैं। चलो बहुत बढ़िया। रोहित जी, रोहित कुमार कहाँ गायब हो गया? मुझे डर था ही गायब हो जाएगा ये। शुरू में अपनी शक्ल दिखा के। रोहित, भानु जी, ये रोहित है कि किसका हुआ है? चलो ठीक है सर, है सर, यहीं पर है सर, पर हाँ वीडियो बंद है ना, कैमरा बंद है इसका। हाँ जी सर। ये हाँ भाई, तू कहाँ चला गया था रोहित? ये आवाज सुन के दौड़ के आते हैं। अरे सर ने मेरा नाम ले दिया, चलो दौड़ के पहुंचते हैं वहां पर। अब रोहित बोलो। हाँ, पहले बताओ कि प्रश्न क्या है इनका, सर्वेश्वर जी का। सर डिस्क्रिप्टिव और अन्वेषणात्मक के अंतर बताना है। अच्छा, कहाँ थे तुमने? कैमरा क्यों बंद कर लिया था? सर यहाँ पे सिग्नल थोड़ा वीक है तो इस वजह से वीडियो म्यूट करके अच्छा थोड़ा बात नहीं आती। अरे यार, वीडियो को चालू करने के लिए कहा है पवन सर ने, बोला वीडियो म्यूट होगा तो उनकी हाजिरी मत लगाना। सर कोई बात नहीं, बेटा, कोई बात नहीं। अंतिम जो ये बात है ये मेघा गोयल की रहेगी। मेघा जी आ जाओ। हाँ, इसने भी अब ऑन किया कैमरा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेघा बताओ। सर चारों में डिफरेंस होता है सर, हम किस पर्सपेक्टिव से इस बात को बोल रहे हैं। फॉर इंस्टेंस सर, जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं। क्या बोला? हाँ ठीक है बोलो। सर अगर हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च की बात करते हैं तो हमारा क्वेश्चन होता है कि व्हाट, बेसिकली हम इसमें डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस सर, अगर मेरा टॉपिक इंडियन ओशियन है तो मैं डिस्क्राइब करूंगी इंडियन ओशियन एग्जैक्टली है क्या, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या है। द सेकेंड वन इज एक्सप्लोरेटरी में सर हमारा क्वेश्चन होता है हाउ। फॉर इंस्टेंस सर, इन माय रिसर्च टॉपिक मेरे को डील करना पड़ेगा कि इंडियन ओशियन कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे रिलेशनशिप इंडिया चाइना के अफेक्ट कर रहे हैं इंडियन ओशियन में रिलेशनशिप को। द थर्ड वन इज एक्सप्लेनेटरी में सर हमारा क्वेश्चन होता है व्हाई, जिसमें हम डील करते हैं कि
इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं जो भी चीजें हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं। एंड द फोर्थ वन इज कोरिलेशनल, इसमें तो सर कोज एंड इफेक्ट है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए मैं जो जिस चीज के लिए मैं आप सबको सोचा आप में से कोई बोलेगा ये बात, कोई बोला नहीं है, वो ठीक बात है। इनका इनका जो प्रश्न है हर प्रकार के शोध डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइब तो हम हर शोध में करते हैं, तो ये अलग से कैटेगरी कैसे बनी है और ये औरों से अंतर कैसे, इसका अलग कैसे है, तो इसके बारे में दो बातें हम कह सकते हैं। मूल बात जो है वो डिस्क्रिप्शन के एक्सटेंट का है, डिग्री का है, कि हम वर्णन जहां जहां करते हैं तो हम किस किस सीमा तक, एक्सटेंट तक हम वर्णन करते हैं। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में ये एक्सटेंट 100% है, 100% है, हम केवल वर्णन ही करते हैं। अन्य शोधों में ये रिसर्च 10% हो सकता है, 20% हो सकता है, 25% हो सकता है, कहीं कहीं 30-40% भी हो सकता है, लेकिन इससे आगे वर्णन नहीं जाता है, क्योंकि इसके आगे अगर गया तो हम जो हमारा दूसरा प्रकार है, जो हमारा दूसरा आस्पेक्ट है शोध का, वो चाहे एक्सप्लेन हो, चाहे एक्सप्लोर हो, चाहे कोरिलेशन हो, चाहे एक्शन हो, अप्लाइड हो, जो हो, वो हमारा फिर कंप्रोमाइज्ड हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा अंतर जो है डिस्क्रिप्टिव में और अन्य शोधों में वो ये है कि डिस्क्रिप्टिव में जो डिस्क्रिप्शन का एक्सटेंट है, डिग्री है, वो 100% होती है, और बाकियों में जो है वो उसकी डिग्री 10, 20, 25, 30, 40 होती है। दूसरी बात आप लोगों ने बता ही दी कि डिस्क्रिप्शन जो होता है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो होता है, वे बातें जिनको हम देख रहे होते हैं, लेकिन उनको उनके बारे में हमारा डीपर नॉलेज नहीं है। हम जैसे दिल्ली में अगर आप लोग, बहुत हिस्टोरियंस ने दिल्ली के बारे में लिखा है, नारायणी गुप्ता थी, एक थी इतिहासकार, उनकी बहुत किताबें हैं दिल्ली के ऊपर, दिल्ली के भवन, दिल्ली के शहर, दिल्ली का जो आर्किटेक्चर के ऊपर। अगर हम में से कोई व्यक्ति पुरानी दिल्ली स्टेशन गया हो और पुरानी दिल्ली स्टेशन के में जाते हुए शीशगंज गुरुद्वारा है चांदनी चौक की साइड से, वहां एक फव्वारा है, फव्वारे में एक टाउन हॉल है, ये सब ऐतिहासिक चीजें हैं। वो गुरुद्वारा, वो टाउन हॉल, वो फव्वारा, लेकिन इनको एक सामान्य, चूंकि आजकल हमने बहुत बड़े बड़े फव्वारे हमने देख लिए, हमने बहुत बड़े बड़े गुरुद्वारे देख लिए, हमने बड़े बड़े मीटिंग हॉल देख लिए, इसलिए हमारे लिए उनका कोई महत्व नहीं रह गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दिल्ली का वर्णन करेगा अंग्रेजों के टाइम में या प्री इंडिपेंडेंस टाइम्स में, तो वो तीनों चीजें दिल्ली के लिए लैंडमार्क थी, दिल्ली के लिए लैंडमार्क, वो दिल्ली के लिए मील का पत्थर थी। इसी प्रकार से 15 अगस्त है कल, आप सब जाएंगे, वहां पर एक अमर जवान ज्योति है इंडिया गेट पर। उस अमर जवान ज्योति पे एक बंदूक है, बंदूक के ऊपर एक हैट जो होता है फौजियों की, वो रखी हुई ज्योति वहां जलती है। और उस अमर जवान ज्योति में जो जो वहां पर प्रतीक लगे हैं, उनको मैग्नीफाई करके, उनका पिक्सल, उनका जूम बढ़ाकर जब टीवी वाले दिखाते हैं, तो हमें ध्यान आता है कि ये तो ऐसा, ये तो कहीं इंडिया गेट से बड़ा ना हो कहीं, ये तो स्पष्ट रूप से टोपी दिखती है हमको, बंदूक दिखती है, लिखा हुआ दिखता है। परंतु अगर आप वहां पर जाकर देखें तो बहुत छोटी सी वो एक कल्पना हमको प्रतीत होती है। लेकिन उसके पीछे है क्या? हमने इंडिया गेट भवन देख लिया, हमने बहुत दिन बाद पता लगा हमको कि इंडिया गेट पे नाम लिखे हैं फौजियों के। तो इंडिया गेट बनने की कल्पना कहां से आई, कैसे बना, इसके बारे में एक्सपेंसेस क्या थे, कौन लोगों ने बनाया, कब शुरू हुआ, कब पूर्ण हुआ, वो अमर जवान ज्योति कब, तो इन सब बातों को, जो चीजें हम देख रहे हैं, परंतु देखने का जो हमारा इसमें
परिमाप है, हमारा इसमें देखने की दृष्टि है वो बड़ी संकुचित है, छोटी है, ना हमें पता ही है, ना उस बारे में हमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा ही है, तो उसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं जान पाते हैं। इसी प्रकार से मैंने कहा दिल्ली 7 शहरों के रूप में दिल्ली को हम मानते हैं। अब हम में से अपनी क्लास में 15-20 लोग हैं, सभी पढ़े लिखे लोग हैं, हम में से कितनों को पता होगा कि दिल्ली मतलब 7-8 शहरों से गया था? किस तरह से बोल लोग कहेंगे दिल्ली तो एक ही शहर है, दिल्ली एक शहर, इसमें 7-8 शहर कहां से आ गए? लेकिन नहीं, जो दिल्ली का इतिहास लिखेगा, जो जैसे उन्होंने लिखा सिटी ऑफ जॉय कलकत्ता के लिए, अगर कोई दिल्ली के लिए लिखे द सिटी ऑफ पावर, तो वो जरूर वो लिखेगा कि दिल्ली के ये 7 शहर जो हैं ये 7 शासकों ने बसाए, वो सत्ता के केंद्र थे, और उनकी सत्ता जाते ही वो शहर उजड़ कर नए शहर बन गए। एक समय था जिसको हम बोलते हैं दिल्ली का वॉल्ड सिटी, जिसे हम बोलते हैं पुरानी दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, वो सत्ता का केंद्र था। चांदनी चौक, मीना बाजार, जामा मस्जिद, लाल किला, ये सब सत्ता के केंद्र थे। आज क्या है वहां? आज वहां खाली बाजार है, ट्रैफिक जाम है, वहां गंदगी है, हर प्रकार से भीड़ भाड़ है। अगर दिल्ली को हमको दिखाना हो, हम कहाँ लेके जाएंगे उसको? हम उसको लेके जाएंगे नई दिल्ली के लुटियंस जोन में लेके जाएंगे। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, बड़ी बड़ी कोठियां, ऊंचे ऊंचे पेड़, इंडिया गेट, सब कुछ। तो इसमें इस प्रकार से जो वर्णन करने का अपना अगर एक्सटेंट, उसकी मर्यादा अगर असीमित है, अगर सब कुछ वही है, उस प्रकार के शोधों को हम बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हम बोलते हैं। लेकिन अगर किसी शोध के मूल में केवल डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो उसमें डिस्क्राइब करने का जो परिमाण है, मात्रा कम घट जाती है, और इसलिए उसका स्वरूप डिस्क्रिप्टिव से अलग होके जिसके लिए होता है वो उसको स्वरूप प्राप्त हो जाता है। ठीक है जी, सबको बात समझ आ गई? सबको? कोई हाँ ना बोले। मूल प्रश्न था ये सर्वेश्वर जी का, बात आ गई समझ आपको? क्या सर्वेश्वर जी? आ गई? तो अब किसी के पास कुछ हो तो बताइए, नहीं तो फिर हम आज की अपनी क्लास पूरी करते हैं, समय हो गया है। किसी के पास कोई और प्रश्न है? किसी के पास कुछ और प्रश्न है क्या? नहीं? ठीक है, फिर आज का अपना सत्र ही समाप्त होता है। अब हम लोग कल 15 अगस्त का उत्सव मनाएंगे, परसों रविवार है, मंडे को हमारी क्लास होगी। इसकी विस्तृत जानकारी मैं आपको संडे शाम को ग्रुप में भेज दूंगा। सबका बहुत बहुत आभार, आप लोग क्लास में आए। धन्यवाद सर। राजकिशोर जी क्या हाल चाल है?